हेलो बच्चों। बच्चों आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2। और बेटा एक्सरसाइज 2 का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से पहले हम ये बात करेंगे कि प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं। आइए इसको बात को हम समझते हैं। तो देखो बेटा हमारे पास है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रतिलोम फलन क्या है। तो प्रतिलोम फलन क्या है कि दिया गया फलन एफ एक्स ए से बी में प्रतिलोम फलन होगा यदि यदि फलन ए से बी में एककी तथा आच्छादक फलन हो। ये बात समझ में आ गई बेटा कि प्रतिलोम क्या होगा? कोई ना कोई फलन होगा, उसका हम प्रतिलोम निकालते हैं। उसका हम प्रतिलोम कब निकालेंगे? तो बेटा उसका प्रतिलोम हम जब निकालेंगे जब वो फलन एककी तथा आच्छादक हो। किस में हो? दिए गई कंडीशन में। अब कंडीशन क्या होती है कि ये जो है ना हमारे पास ये एफ एक्स बराबर, जैसे हमारे पास ये कि एफ एक्स कहाँ से कहाँ परिभाषित है? ए से बी में। ठीक है, इस कंडीशन में वो एककी तथा आच्छादक हो। ये जो ए है इसे कहेंगे हम प्रांत, आगे वाला, और ये जो बी है बेटा इसे हम कहेंगे सह प्रांत। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा ये बात। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दो शब्द है, एककी तथा आच्छादक। जैसे कि आपको पहले प्रश्नावली में अच्छे से बता रखा है कि एककी किसे कहते हैं और आच्छादक किसे कहते हैं, ना। बट ठीक है, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कराते हैं, एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम। तो एककी फलन क्या होता है कि समुच्चय ए से बी में परिभाषित फलन एककी कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखता हो। अर्थात जैसे हमने बोला कि x1 नॉट इक्वल टू x2, तो x1 x2 के बराबर नहीं है। अच्छा, जब x1 x2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब f ऑफ x1 यानी इनका प्रतिबिंब भी क्या नहीं होना चाहिए? बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a का प्रत्येक अवयव यानी a का भिन्न भिन्न अवयव b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखे। भाई हम ऐसे ले सकते हैं ना, a का भिन्न भिन्न अवयव। तो हमने जो पहला वाला केस बोला है x1 नॉट इक्वल टू x2, तो यानी भिन्न भिन्न हो गए, इक्वल नहीं है तो भिन्न भिन्न हो गए ना बेटा। हाँ सर बिल्कुल अवश्य। और इनका प्रतिबिंब क्या होगा? f ऑफ x1 और f ऑफ x2, ये भी क्या हो जाए? भिन्न भिन्न हो जाए, तो एक एक ही हो जाएगा। या फिर हम बोल दें कि हमने दो अवयव ले लिए x1 x2 जो बराबर रख दिए और इनका प्रतिबिंब भी क्या हो जाए? बराबर ही आएगा। जब अवयव भी बराबर हो गए तो प्रतिबिंब भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ऐसे दोनों कंडीशन जब हम सेटिस्फाई कर देते हैं, मतलब या तो ये वाली कर दो या ये वाली कर दो, तो वो कहलाएगा एक एक की। उसके बाद हम बात करें आच्छादक फलन की। आच्छादक फलन देखो क्या होता है कि फलन का परिसर दिए गए सह प्रांत के क्या हो? बराबर हो। इस बात को ध्यान रखना ना बेटा, दिए गए सह प्रांत के बराबर हो परिसर। अब इस चीज में परिसर क्या होता है? परिसर क्या होता है? सह प्रांत में स्थित वे सभी अवयव जो प्रांत में अपना पूर्व प्रतिबिंब रखते हो, जो प्रांत में अपना क्या रखते हो? पूर्व प्रतिबिंब रखते हो। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमने एक डायग्राम शो कर रखा है आलेख विधि से। बोलो यहाँ पे क्या है? प्रांत, और इसमें अवयव क्या है? ए और बी, और इधर है सह प्रांत जिसमें अवयव है ई और एफ। ठीक है, ओके बात है। अब हमने ए को, अरे फंक्शन है एफ, और हमने जब फंक्शन की गोदी में ए रखा तो ये एक्स का मान होता है, और ए रखने पे क्या प्राप्त हो रहा है? हमें एफ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि ए का प्रतिबिंब एफ है। तो देखो ये वाली जो लाइन लिखी है, ए का प्रतिबिंब क्या है? एफ है। ओके ठीक है, ए का प्रतिबिंब एफ है, बिल्कुल। तो फिर जो एफ है हम बोल सकते हैं कि ए का प्रतिबिंब एफ है, तो फिर ए क्या है? तो हम बोलेंगे ए एफ का पूर्व प्रतिबिंब है। एफ का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? ए है। गॉट माई पॉइंट बच्चों? चमक में आ गए? हाँ सर बिल्कुल, बात तो समझ में आ रही है कि ए का प्रतिबिंब एफ है, तो एफ का पूर्व प्रतिबिंब ए हो जाएगा। एफ का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। अतः एफ को, यानी ये वाला जो एफ है ना, ये एफ, तो एफ को किस में शामिल कर लेंगे? परिसर में शामिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दिया गया है, परिसर की परिभाषा क्या है कि सह प्रांत में स्थित। अब सह प्रांत में कौन कौन से अवयव है? हमारे वाले केस में जो हमने इसमें माना है तो ई और एफ, तो दो अवयव है सह प्रांत में, ई और एफ। बट हमें वो अवयव लेना है जो प्रांत में अपना पूर्व प्रतिबिंब रखते हो। तो पूर्व प्रतिबिंब कौन रख रहा है? ई रख रहा है कि एफ रख रहा है? एफ रख रहा है, तो एफ को शामिल कर लेंगे परिसर में।
ठीक है सर, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट, तो देखो बेटा नोट क्या है कि माना कोई फलन y बराबर एफ एक्स, कोई फलन दे रखा है a से b में परिभाषित एककी तथा आच्छादक फलन। अब हमने मान लिया कि कोई फलन है हमारे पास f ऑफ x और वो a से b में क्या है, एककी भी है और आच्छादक है। एककी होगा तो क्या होगा कि a का भिन्न भिन्न अवयव b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रख रहे हो, ठीक है। और आच्छादक है तो इसका मतलब कि जिसका जो सह प्रांत है वही इसका परिसर हो, यानी सह प्रांत का प्रत्येक अवयव पूर्ण प्रतिबिंब रखते हो। ओके सर, ये बात तो समझ में आ गई है। तब आलेख विधि से, अब आलेख हमारे पास क्या है कि हमें ये मान लो ये मैंने बना के दे रखा है आपको कि ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है। और जब ऐसा फंक्शन है तो इसमें एक ए के अंदर बोलो कौन कौन से अवयव है, तो ए के अंदर है ए बी और सी, यही है। और बी में बोलो बी में कौन कौन से अवयव है, बी में है डी ई और एच। तो हम क्या बोलेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखते हो, ठीक है। और बी जो है यही क्या है, परिसर है, यही क्या है, परिसर। तो चलो, तो अब देखो यहाँ पे देखेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि जो फलन है हमारे पास, इस फलन की गोदी में x की जगह हम रख रहे हैं a, x की जगह रख रहे हैं a, तो x की जगह a रखा तो क्या प्राप्त हुआ d। तो हम क्या बोलेंगे f ऑफ a बराबर d, ये लिखेंगे, बोलेंगे या लिखेंगे एक ही बात है। हाँ सर, बात तो एक ही है। फिर फलन की गोदी में हमने b रखा x का मान, तो क्या प्राप्त हुआ, h प्राप्त हुआ। और c रखा तो क्या प्राप्त हुआ, e प्राप्त हुआ। तो अब ये इसे बोल सकते हैं कि हम a का प्रतिबिंब क्या है यहाँ, d, ये तो बोलेंगे जो गोदी में बैठेगा ना ये a, तो a का प्रतिबिंब क्या है, d, और b का प्रतिबिंब क्या है, h। और इसी प्रकार से यहाँ हम क्या बोलेंगे, बोलो c का प्रतिबिंब, c का प्रतिबिंब, तो c का प्रतिबिंब बोलो यहाँ कितना आ गया, तो सर c का प्रतिबिंब यहाँ आ गया हमारे पास e, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, हाँ, तो c का प्रतिबिंब यहाँ कितना आ गया, e आ गया। गॉट माई पॉइंट बच्चों। चलो अब रिवर्स फॉर्म में बात करें हम, किस फॉर्म में, रिवर्स। रिवर्स का मतलब अब a का प्रतिबिंब d है तो d का पूर्व प्रतिबिंब a हो जाएगा, खत्म कहानी। तो हम क्या लिखेंगे, d का पूर्व प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, a है, ठीक है। अब इसे हम चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने के लिए आपको पता है बेटा हम क्या करते हैं, आच्छादक चेक करने की कंडीशन होती है कि पहले हम लिखेंगे माना y बराबर f ऑफ x। अब y के स्थान पे x और x के स्थान पे क्या लाएंगे, y। तो x को यहीं रहने दो और f को उठा के उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, f इनवर्स y, यही होगा। अब x बराबर f इनवर्स, अब हमें किसका पूर्व प्रतिबिंब निकालना है, d का। तो देखो d रख देंगे हम इसके अंदर। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई है। डायरेक्ट फंक्शन में जब हम x का मान रखते हैं तो वो उस x का प्रतिबिंब कहलाएगा, x का प्रतिबिंब y। अब यहाँ y का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, ओके। तो f इनवर्स d रखेंगे तो x का मान क्या प्राप्त होगा, a। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूँ, इसी प्रकार से यहाँ बात कर लेता हूँ, मान लो इसी प्रकार से यदि हमने क्या करा कि अब हमारे पास ये आ गया x बराबर f इनवर्स y। अब यही आ गया, पहले तो हम क्या कर रहे थे, x का मान रख रहे थे और y का मान प्राप्त कर रहे, x का मान रखकर y का मान प्राप्त कर रहे थे। अब हम y का मान रखकर x का मान प्राप्त करेंगे। जब भी हम ऐसा करते हैं कि y का मान रख के x का मान प्राप्त करते हैं तो हम एक तरह का उसके प्रतिलोम की कंडीशन चेक कर रहे हैं, प्रतिलोम की कंडीशन को चेक कर रहे हैं, ठीक है बेटा। या आच्छादक को चेक कर रहे हैं, हम किसको चेक कर रहे हैं, आच्छादक को चेक कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर y का मान, तो y का मान क्या लेंगे यहाँ से, तो देखो जो आगे d तो हमने चेक कर लिया, अब हम h चेक करेंगे, तो ये लो, तो इसे बोलेंगे h का पूर्व प्रतिबिंब। तो h का पूर्व प्रतिबिंब कितना आ रहा है, तो b आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा b, ठीक है। इसी प्रकार से ये c, बात समझ में आ गई बेटा। तो ये इन्वर्स लिखने का तरीका है। चलिए अब एक फॉर्मूला बनाते हैं हम। फॉर्मूला क्या बनाएंगे कि माना y बराबर एफ ऑफ एक्स है और x बराबर कितना हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 हो गया। अब हमें फोग निकालना है। क्या निकालना है, फोग एक फलन की गोदी में दूसरा फलन बैठाना है। तो समीकरण नंबर 2 में y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ये हमारे पास 2 है, तो x बराबर f इनवर्स और y की जगह हमने क्या रख दिया, f ऑफ x रख दिया। तो x बराबर इसे लिख सकते हैं f इनवर्स o एफ एक्स। आपको पता है यदि कोई फलन की गोदी में दूसरा फलन बैठा है g ऑफ x, तो हम इससे बेटा क्या लिख सकते हैं, फोग x,
हाँ सर, अब जी की जगह क्या है, यहाँ पे जी की जगह एफ है तो एफ इनवर्स ओ एफ एक्स ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब आप मुझे बताओ कि जब मैंने इसे ऐसे लिखा, देखो x बराबर क्या लिखा मैंने, तो x बराबर कितना जाएगा, एफ इनवर्स एफ एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, मान लो मेरे पास, देखो यहाँ पे लिखा हो f की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक कर लेते हैं हम, तो टी इनवर्स रखा है, टी इनवर्स साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें उसी को हमने रखा बिना इन्वर्स के टी ऑफ एक्स, तो बोले इसका आंसर कितना जाएगा, एक्स आ जाएगा। और ये सूत्र है, आपको पता है 2.1 में हम ये सूत्र पढ़ेंगे, ये लो। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई है, तो ये सूत्र बन जाता है। चलिए इसी प्रकार से इन्वर्स भी वाइस वर्सा, समीकरण नंबर 1 में अब 2 का मान रख देंगे तो y बराबर ये हो जाएगा। यानी यदि हमारे पास ऐसा हो t और इसकी गोदी में t इनवर्स और यहाँ पे y लिखा हो, तो बोलो क्या आ जाएगा इसका आंसर, y आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। अभी तक तो हमने बात करी प्रतिलोम फलन, कोई भी फलन है उसका प्रतिलोम हम कैसे लेंगे। अब हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यानी त्रिकोणमिति का प्रतिलोम कैसे करेंगे। तो उल्टा करना है ना हमें त्रिकोणमिति का, तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमें पता है कि त्रिकोणमिति फलन बहुएकेकी होता है। अच्छा, त्रिकोणमिति फलन कैसा होता है, बहुएकेकी होता है। अतः इसे एकेकी बनाने के लिए x के मानों को हमें प्रतिबंधित करना होता है। अब यदि मुझे त्रिकोणमिति का प्रतिलोम लेना है तो त्रिकोणमिति कैसा होता है बेटा, बहुएकेकी फलन होता है। यस सर, अब बहुएकेकी फलन होगा तो हमें उसे क्या बनाना है, एकेकी। अब यदि कोई फलन एकेकी है या बहुएकेकी है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके जो x है, प्रांत में जो मान होते हैं x के, उनके लिए अलग अलग मानों के लिए मतलब x के अलग अलग मान के लिए y का मान अलग अलग आए, यही होता है कि तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे x के कुछ मानों को बाउंड कर देना है, मतलब प्रतिबंधित कर देना है कि हमें यहाँ से यहाँ ही रखना है। ठीक है, और नॉट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये कि प्रतिबंधित इस प्रकार करना होता है कि त्रिकोणमिति का परिसर पूर्व परिसर के समान होना चाहिए। पूर्व परिसर का मतलब जैसे हमारे पास साइन एक्स है, तो हमें मालूम है साइन एक्स का प्रांत क्या होता है, साइन एक्स का प्रांत होता है आर। साइन एक्स अपनी गोदी में सब कुछ बैठा लेता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, इसको कोई तकलीफ नहीं है, मान देता रहेगा। ठीक है, और जब हम ये सब कुछ बैठाएंगे तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ आता है, -1 से +1 में आता है। हाँ सर, ये तो हमें पता है, तो -1 से +1 में आ रहा है, तो इसका यानी इसका हकीकत वाला जो परिसर है वो क्या है, -1 से +1। आज जब हम इसे प्रतिबंधित करेंगे, अभी इस समय इस वाले केस में तो ये कैसा फलन कहलाएगा, बहुएकेकी कहलाएगा। बट मुझे इसे एकेकी बनाना है, मुझे इसे क्या बनाना है, एकेकी। तो जो x बिलोंग्स टू r है, इसमें हमें x के मान को प्रतिबंधित करना है। बिल्कुल सर, x के मान को प्रतिबंधित करेंगे तो इस प्रकार करेंगे कि अब जो नया परिसर आए वो पूर्व परिसर के बराबर आना चाहिए। पूर्व परिसर कितना है, -1 से +1, तो अब भी मान -1 से +1 में आना चाहिए। तो सर जैसे साइन एक्स का परिसर -1 से +1 है, कोस एक्स का -1 से +1 है, टेन एक्स का, तो सर हमें कैसे मालूम चलेगा, तो चिंता मत करो, मैंने सब कुछ आपके यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। तो पहले हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमिति का थोड़ा सा ये चीज़ हम देख लेते हैं। तो देखो कितना चतुर्थांश, 4, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। इसे बोलेंगे एंगल लाइन 1, इसे बोलेंगे एंगल लाइन 2, इसे बोलेंगे एंगल लाइन 3, इसे बोलेंगे एंगल लाइन 4। ठीक है, एंगल लाइन 1 पे कौन कौन से एंगल आते हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो यानी पाई को हम यदि अलग कर ले तो 0, 2, 4, 6, 8 सम संख्या आ रही है। तो एंगल लाइन 1 पर जितने भी एंगल होते हैं, एंगल लाइन 1 पर एंगल लाइन 1 पर जितने भी एंगल होते हैं, इन सभी एंगलों को सॉरी बच्चों, एंगल लाइन 1 पर जितने भी एंगल होते हैं, इन सभी एंगल को यदि मुझे एक शब्द में लिखना है तो मैं लिखूंगा 2n पाई। क्या लिखूंगा, 2n पाई, यानी पाई का समगुणज। पाई के साथ कैसा है गुणज है, तो पाई का समगुणज। 2n जो होती है वो सम संख्या होती है, तो पाई का समगुणज। ठीक है, इसी प्रकार से हम एंगल लाइन 2 की बात करें तो एंगल लाइन 2 पे कौन कौन से एंगल आ रहा है,
5 पाई बाई टू 9 पाई बाई टू। अब देखो बेटा इनमें पाई बाई टू आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 5 9, तो 4 4 का गैप है। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9। तो अब इन सभी एंगल को यदि मुझे मिला के लिखना है तो क्या लिखूंगा 4n+1 पाई बाई टू, 4n+1 पाई बाई टू। याद रखना ये चीज़ काम आएगी। अभी प्रांत हम बात कर रहे हैं ना, प्रांत परिसर निकालेंगे तो उसमें। इसी प्रकार एंगल 3 पे कौन कौन से एंगल आते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, सो ऑन, ये आता है। पाई को आप बाहर निकालो तो क्या बचेगा 1 3 5 7, ये बचेगा। और 1 3 5 7 विषम संख्या होती है, तो विषम संख्या को लिखने का तरीका है 2n+1 पाई। और जहाँ ये जो n है, n का मान कहाँ से लिखना है, z से, बिलोंग्स टू z से। ठीक है बच्चों। और इसे बोलेंगे पाई का विषम गुणज। इसे क्या बोलेंगे, पाई का विषम गुणज। ये लो, पाई का विषम गुणज। यस सर, बात तो समझ में आ गई है। फिर एंगल लाइन 4 पे बोलो कौन कौन से एंगल आते हैं, 3 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू। पाई बाई टू आप कॉमन लो तो 3 7 11, अभी भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 से। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 4n+3 पाई बाई टू, 4n+3 पाई बाई टू। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई क्या, कि एंगल लाइन 1 पर 2n पाई, एंगल लाइन 2 पर 4n+1 पाई बाई टू, एंगल लाइन 3 पर 2n+1 पाई, एंगल लाइन 4 पर 4n+3 पाई बाई टू। ये आ रहे, यस सर बिल्कुल। तो अब हम इन्हें मिला के देखेंगे। तो एंगल लाइन 1 और एंगल लाइन 3, तो एंगल लाइन 1 पर 2n पाई यानी पाई का समगुणज, और एंगल लाइन 3 पर पाई का विषम गुणज। जब दोनों को जोड़ देंगे एंगल लाइन और 1 और 3 को, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ n पाई। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई है कि एंगल लाइन 1 और एंगल लाइन 3 पर यदि सभी कोणों को मुझे एक शब्द में लिखना है तो मैं लिखूंगा n पाई। ये जो एक शब्द है ना, इस एक शब्द को हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि में। इसे क्या बोलते हैं हम, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना। यानी मान लो हमें ऐसे, ध्यान समझना बेटा इस चीज़ को ना। अरे सर जब से ध्यान से ही समझ रहे हैं हम तो देखो इस चीज़ को देखो बेटा, कि मान लो हमसे ये बोला जाए कि एंगल लाइन 1 और एंगल लाइन 3 पर जितने भी कोण आ रहे हैं, एंगल लाइन 1 और एंगल लाइन 3 पर जितने भी कोण आ रहे हैं, इनको समुच्चय के फॉर्म में लिखो। इनको किस में लिखना है, समुच्चय के फॉर्म में। तो फिर आपको लिखना है n पाई, और यहां n बिलोंग्स टू क्या लिखना, z। n बिलोंग्स टू क्या लिख देना, z। बात तो समझ में आ गई है सर। ऐसे ही एंगल लाइन 2 और एंगल लाइन 4 को हम बोलेंगे तो 4n+1 पाई बाई टू और 4n+3 पाई बाई टू। इनको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा बेटा 2n+1 पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू का विषम गुणज। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, एंगल लाइन 2 पे पाई बाई टू, फिर 4 पे 3 पाई बाई टू। देखो पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, 11 पाई बाई टू। अब पाई बाई टू को हम बाहर निकालो तो 1 3 5 7 9 11। तो ये तो विषम संख्या हुई ना, और विषम संख्या को लिखने का तरीका क्या है, 2n+1। यस सर, बात तो समझ में आ गई है। और यदि हमसे कोई बोले कि एंगल लाइन 2 और एंगल लाइन 4 पर जितने भी कोण आ रहे हैं इनको समुच्चय निर्माण विधि में लिखो, तो आप लिख देना 2n+1 पाई बाई टू और कॉमा n बिलोंग्स टू क्या है, z। खत्म कहानी। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर समुच्चय निर्माण विधि में तो ऐसे लिखते हैं, ये बनाया x सच डेट x बराबर, यहाँ लिखेंगे 2n+1 और ये हो गया पाई बाई टू, और n का मान कहाँ से ले रहे हैं, बिलोंग्स टू z से। तो सर ये हो गया समुच्चय निर्माण विधि में। तो हाँ, तो मैंने कब मना करा, अरे सर आप तो कह रहे हो 2n+1 पाई बाई टू कॉमा n बिलोंग्स टू z लिख देना। अरे तो बात तो एक ही तो है भाई साहब, ये बात और ये बात एक ही तो है। यदि आपको यही नहीं आता तो फिर आप क्या ये लिख पाते क्या, ठीक है। तो गॉट माई पॉइंट। तो सर ऐसे लिखना है कि ऐसे लिखना है, आप कैसे लिख दो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। ऐसे लिखोगे तो आपको सामने वालों को पता लग जाएगा कि इस बच्चे को ये भी आता है कि समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखता है, ठीक है। और ऐसे लिखोगे तो सब समझ आ जाएगा कि ये बच्चा मैथ में एडवांस है, तभी IIT क्रैक करेगा। अरे सर हम तो NCERT, ठीक है, IIT क्या। चलो अब बात करेंगे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, कुछ बात कर लेते हैं। तो हमें ये आना चाहिए कि त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत क्या होता है और इनका परिसर क्या होता है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेंगे। तो sin x का प्रांत क्या होता है, r, और cos x का प्रांत भी क्या होता है, r। यानी इनको कोई तकलीफ नहीं है, यानी ये अपनी गोदी में
एक्स के तमाम मानों को बैठा लेंगे। अच्छा, फिर इसका परिसर कहाँ से कहाँ आएगा, -1 से +1 और -1 से +1। ये बात ध्यान रखने का, साइन और कोस का प्रांत और परिसर समान होता है। जब मैं साइन और कोस को बहु एक ही बनाऊंगा तो एक ही बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे x को प्रतिबंधित करना है। x को प्रतिबंधित इस प्रकार करेंगे कि जो परिसर है वो -1 से +1 में ही आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद tan x की बात करें तो tan x का प्रांत होता है r - 2n+1π/2। सर माइनस क्यों करा इसको, तो देखो tan π/2 का मान हम जानते हैं अनंत होता है। tan π/2 यानी एंगल लाइन 2 पे tan का मान क्या आता है, अनंत आता है। आपको मालूम है कि tan की गोदी में यदि एंगल लाइन 2 बैठाऊंगा तो उसका आंसर कितना जाएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसके जस्ट सामने वाली लाइन, तो जस्ट सामने वाली लाइन कौन सी है, चौथी, तो चौथी के लिए भी क्या जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अनंत है, यहाँ भी अनंत है, अपरिभाषित है और अपरिभाषित है। तो हम बोलेंगे कि tan को तकलीफ होती है, मतलब जब भी कोई फलन अपरिभाषित मान देता है, जब भी कोई फलन अपरिभाषित मान देगा तो x के जिन मानों के लिए देगा उन मानों को हमें हटाना पड़ेगा, प्रांत में से मतलब r में से हमें उन मानों को हटाना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि एंगल लाइन 2 और एंगल लाइन 4 पर जितने भी कोण हैं इन सब पर tan को तकलीफ होती है, तो हमें r में से ये मानों को निकाल देना है। और अब हम पढ़ चुके हैं कि एंगल लाइन 2 और एंगल लाइन 4 को संयुक्त रूप से हम लिख सकते हैं 2n+1π/2। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि प्रांत जो है tan x का वो कितना हो जाएगा, r - 2n+1π/2। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर किताब में जो है, बुक में एनसीईआरटी में वो लिख रखा है कि r माइनस मंजिला कोष्टक x सच डेट x बराबर 2n+1π/2 और कॉमा n बिलोंग्स टू z। ये हमें दिख रहा है। और तो बात तो एक ही है भाई, ये जो है ना, ये समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का, और ये वो समुच्चय है, ये वो संख्याओं का समुच्चय है जिनके लिए tan अपरिभाषित है। तो और इसके माइनस का मतलब क्या होता है, अंतर। तो समुच्चयों की संक्रिया हो गई ना अंतर। तो आप चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे आप उसको ऐसे लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, और इसका परिसर क्या होगा, r। तो जब tan x को हम एक ही बनाएंगे, प्रतिबंधित करेंगे, तो ध्यान रखना इसका परिसर r आना चाहिए। परिसर मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत इसका मान आना चाहिए। cot x, अब देखो आपको मालूम है cot x का मान जो अपरिभाषित होता है वह कहाँ होता है, एंगल लाइन 1 पर और एंगल लाइन 3 पर। तो एंगल लाइन 1 और एंगल लाइन 3 को संयुक्त रूप से हम लिखते हैं n π। तो हम r में से क्या निकाल देंगे, n π। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? यस सर, बात तो समझ में आ रही है, अब तो समझ में आ रही है, डिजिटल बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो ठीक है। और इसका परिसर क्या होगा, r। उसके बाद हम बात करेंगे sec x। अच्छा, अब आप एक चीज़ ध्यान रख लो कि sec x बराबर कितना होता है, 1/cos x। यही होता है, sec x बराबर कितना होता है, 1/cos x। अब आप देखो cos x का मान यदि 0 हो गया, cos x का मान क्या हो गया, 0। cos x का मान 0 हो गया तो 1/0 अनंत हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत, यानी अपरिभाषित हो गया। तो हमें अब ये चेक करना है, यदि हमें sec x का प्रांत निकालना है तो cos x का मान 0 x के किन मानों के लिए आ रहा है उसको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमने उसको डाल दिया तो sec x तो अनंत आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो अब हमें मालूम है कि cos x का मान 0 कहाँ होता है। तो बच्चों cos x का मान 0 एंगल लाइन 2 और एंगल लाइन 4 पे होता है। देख लो, रख के चेक कर लो, cos 90 का मान 0 और cos 270 डिग्री का मान भी 0। तो एंगल लाइन 2 और एंगल लाइन 4 को मिला के क्या बोलेंगे, 2n+1π/2। तो हम r में से क्या निकाल देंगे, 2n+1π/2। तो sec x का प्रांत ये हो गया। और इसका परिसर कहाँ से कहाँ होगा, r -1 से +1, यानी sec x का जो मान होता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये मान लो 0 है, ये -1 है और ये +1 है। मैं तो दिख रहा हूँ ना आपको, हाँ ले लो। तो -1 0 1, तो sec x का जो मान होता है वो +1 से बड़ा मिलेगा, हमेशा +1 या +1 से बड़ा मिलेगा, और -1 या -1 से छोटा मिलेगा। कभी भी sec x का मान, x का ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसके लिए इनके बीच में आ जाए। तो हम लिखेंगे सब कुछ है, बट इसमें से क्या निकाल दो, -1 से +1 निकाल दो। -1 मत निकाल देना, -1 जो है, -1 तो आता है, +1 भी आता है। ठीक है, तो जब छोटे ब्रैकेट लगे हैं
तो हम इसे बोलते हैं विवृत अंतराल, और बड़े ब्रैकेट होता है तो समवृत अंतराल। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक एक्स, कोसेक एक्स बोलो किसका उल्टा होता है 1/sin x का। तो हम ये चेक करेंगे कि sin x का मान जीरो नहीं होना, sin x का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यदि sin x का मान यहाँ जीरो हो गया तो 1/0 अनंत हो जाएगा। तो अब ये चेक करो कि sin x का मान जीरो x के किन किन मानों के लिए होता है। तो एंगल लाइन 1 पर और एंगल लाइन 3 पर, एंगल लाइन 1 पर और एंगल लाइन 3 पर sin x का और sin x का मान क्या होता है 0 होता है। तो एंगल लाइन 1 और एंगल लाइन 3 को मिलाकर हम क्या बोलेंगे n पाई, तो r माइनस एन पाई। ये याद हो जाना चाहिए, आपको बेस में बैठ जाना चाहिए कि त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर ये होते हैं। पहले ये आपको याद होना चाहिए, और इसका परिसर ये हो जाएगा r माइनस। अब आप देखो परिसर के लिए ऊपर के दो में से एक याद कर लो, है ना, और फिर उसके बाद दो में से एक याद कर लो, सेम आ रहा है, और इसके नीचे दो में से एक याद कर लो, सेम आ रहा है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे कि सर अभी आप ये कह रहे हो कि प्रतिबंधित मान, प्रतिबंधित मान, अभी तो हमने त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत परिसर निकाल लिए। अब जो प्रांत है उसमें से हम कौन सा मान ले, उसमें से हम कौन सा मान ले कि एक एक की भी हो जाए और उसका जो मान है वो -1 से +1 में आ जाए। तो उसके लिए हमने एक और टेबल बना रखी है आपको। तो देखो sin x जो है इसका प्रांत क्या होता है r, और sin x इस r में कैसा फलन कहलाएगा, बहुएकेकी फलन कहलाएगा। अब मुझे इसको प्रतिबंधित करना है, तो प्रतिबंधित करने के लिए मैंने -π/2 से +π/2 ले लिया। अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा तब और अच्छे समझ में जाएगा। अभी आप समझ लो कि मैंने इसको कहाँ से कहाँ कर दिया, -π/2 से +π/2 के समवृत अंतराल में मैंने से बंद कर दिया, बस इतना ही। यानी x का मान मैं केवल -π/2 से +π/2 में रख रहा हूँ। जब मैं x का मान -π/2 से +π/2 में रखूँगा तो मेरा परिसर -1 से +1 में ही आएगा। तो पहले वाले के ही बराबर आ गया। और जब x का मान ये, x का मान ये और कहाँ परिभाषित हो, इसमें हो, क्योंकि परिसर सहप्रांत के बराबर तभी तो आएगा जब ये दे रखा होगा हमें। तो जब sin x इस समुच्चय से इस समुच्चय में परिभाषित हो तो वो एकेकी तथा आच्छादक कहलाएगा। तो सर -π/2 से +π/2 ही होना चाहिए कि और कुछ भी होना चाहिए? और कुछ भी हो जाएगा। आप π/2 से 3π/2 रख लो, नहीं आप π/2 लेके चलो, गैप अंतर। -π/2 से π/2 लो, π/2 से 3π/2 लो, 3π/2 से 5π/2 लो, 5π/2 से 7π/2 लो, 7π/2 से 9π/2 लो। इन तमाम सभी इंटरवल के लिए, sin x एक एकेकी फलन कहलाएगा। तो सर हमें रखना तो एक ही पड़ेगा, तो हम कौन सा रखेंगे? तो हम जो रखेंगे वो रखेंगे ये पहला वाला। सर इसे ही क्यों रखेंगे? क्योंकि जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है वो इसे ही दी गई है, और जिसे हमने प्राथमिकता दी है जिस अंतराल को, उसे हम बोलते हैं मुख्य मान। क्या बोलेंगे इसे? मुख्य मान या मुख्य प्रांत, या हम इसे बोल सकते हैं मुख्य प्रांत। ठीक है, तो sin x को एकेकी बनाने के लिए मुख्य प्रांत क्या होता है? तो आप बोलोगे -π/2 से +π/2, और -π/2 से +π/2 में जितने भी एंगल होंगे वो सारे मुख्य मान कहलाएंगे। तो मैंने ये मुख्य प्रांत बोल देना, और इसके अंदर जितने भी एंगल होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएंगे। ठीक है, और सर ये π/2 से 3π/2 या 3π/2 हम ये रखें तो फिर ये मुख्य प्रांत नहीं कहलाएंगे, ये इसके सब्सिडियरी प्रांत कहलाएंगे, सब्सिडियरी डोमेन कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। ठीक है, द्वितीयक। तो चलो इसी प्रकार से हम cos x की बात करें तो cos x का प्रांत r होता है। अब सर cos x में हम क्या प्रतिबंधित करें? तो हम करेंगे 0 से π, या π से 2π, या 2π से 3π, या 3π से 4π, या 4π से 5π, 5π से 7π। इस प्रकार जब हम प्रतिबंधित कर देंगे, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे, तो हमारा जो परिसर आएगा वो -1 से +1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि cos x इस अंतराल से इस अंतराल में एकेकी तथा आच्छादक होगा, या फिर इस अंतराल से इस अंतराल में एकेकी तथा आच्छादक होगा। सर हमें यहाँ पे कौन सा अंतराल लेना पड़ेगा? तो हम पहला वाला लेंगे, और इस पहले वाले को हम बोलेंगे मुख्य प्रांत। क्या बोलेंगे इसे? मुख्य प्रांत। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बात? ओके सर, मुख्य प्रांत। फिर सर यही क्यों ले रहे हैं हम? तो अभी हम ग्राफ देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, स्पष्टली यही आएगा ना। फिर tan x का प्रांत हमें पता है, r में से 2n+1 π/2 घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे मतलब π/2 वाले टर्म्स को हम शामिल नहीं करेंगे। π/2 जैसे एंगल है ना दिखने वाले,
उनको हम शामिल नहीं करेंगे। तो इसके लिए अब देखो साइन टेन एक्स जो है वो साइन बटे कोस होता है, तो टेन एक्स जो है वो साइन की बात कर लेंगे। तो बोलो साइन एक्स का मुख्य प्रांत क्या होता है, -π/2 से +π/2 में समवृत्त अंतराल होता है, बट टेन एक्स का जो होगा वो क्या हो जाएगा, विवृत अंतराल यानी ओपन ब्रैकेट आएगा। ओपन क्यों आएगा, क्योंकि π/2 को हमें शामिल नहीं करना है। π/2 -π/2 3π/2 5π/2 7π/2 इनके लिए तो टेन एक्स अपरिभाषित होता है, तो इनको हम कैसे शामिल कर लेंगे, तो हमें इस प्रकार के लेंगे, इसे कहेंगे हम मुख्य प्रांत और ये मान इसका आर में आएगा। तो हम बोलेंगे कि टेन एक्स इस वाले प्रांत से इस वाले प्रांत में यदि परिभाषित हो तो वो एक है कि तथा आच्छादक होगा, और ये तैयार है उल्टा होने के लिए, यानी इसका हम प्रतिलोम ले सकते हैं। ठीक है, और इसके प्रतिलोम को हम दिखाएंगे tan इनवर्स x से। फिर इसी प्रकार से कोटेक्स की बात करेंगे, तो कोटेक्स का प्रांत r-n होता है, बट हमें इसे प्रतिबंधित करना है। तो याद करो कोस को हमने कैसे किया था, तो 0 से पाई में, तो हम 0 से पाई में इसका विवृत अंतराल लेंगे। ठीक है, तो ये इसका मुख्य प्रांत हो गया, और इस मुख्य प्रांत के प्रत्येक मान के लिए इसका परिसर कहाँ से कहाँ आएगा, r में जाएगा, -अनंत से +अनंत में। ठीक है प्यारे बच्चों, सर विवृत 0 और पाई को क्यों शामिल नहीं करा, 0 पाई के लिए कोट x क्या होता है, अपरिभाषित होता है। फिर sec x की बात करें तो sec x का प्रांत r-2n + 1 π/2 होता है। ठीक है, अब sec x देखना, याद करो बेटा, जो sec x है वो 1/cos x होता है। तो cos x में हमने कैसा प्रांत, मुख्य प्रांत कैसा माना था, तो हमने 0 से पाई माना था। हाँ सर, तो 0 से पाई ले लेंगे, बट क्या निकाल दो आप कि cos x का मान 0 कहाँ होता है, 0 से पाई के बीच में cos x का मान 0 कहाँ होता है, तो π/2 पे होता है, cos 90 डिग्री पे होता है, तो हमें इसमें π/2 निकाल देना है। ये कहलाएगा एकल समुच्चय, जब एक वह समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो। तो 0 से पाई में केवल एक ही मान ऐसा है जिसमें sec x को तकलीफ हो जाएगी, बहुएकी नहीं बनेगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा वो ना, सॉरी बहुएकी एक है कि हाँ, मतलब वो फलन ही नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाएगा वो। तो sec x में हम क्या करेंगे, इसका जो मुख्य प्रांत है वो है 0 से पाई, बट इसमें से 0 से पाई के बीच में एक ऐसा ही मान है, एक ऐसा भी एंगल है जिसके लिए sec x को तकलीफ है, तो उसको हम निकाल देंगे। तो 0 से पाई -π/2 ये कहलाएगा इसका मुख्य प्रांत, और इस मुख्य प्रांत में इसका परिसर वही आएगा पहले वाला। इसी प्रकार कोसेक, तो अब पता है हमें कि कोसेक x किसका उल्टा होता है, 1/sin x। अब बताओ sin x का प्रांत क्या होता है, मतलब sin x एक ही किस प्रांत में होगा, तो -π/2 से +π/2 में sin x एक ही होगा। बट अब इसमें से एक एंगल ऐसा भी जिसमें साइन का मान 0 हो जाएगा, तो किसके लिए होगा, 0 के लिए, तो हमें 0 को निकालना पड़ेगा कोसेक x को प्रतिबंधित करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका मुख्य प्रांत, ओके, और ये इसका परिसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन है जो कि बहुएकी होते हैं उन्हें हमने प्रतिबंधित करके एकेकी बना दिया है, और प्रतिबंधित इस प्रकार करना है कि जो पहले उनका परिसर था बाद में भी प्रतिबंधित करने के बाद भी उनका परिसर वही आना चाहिए, तो वही आ गया। और इस प्रकार जब हम प्रतिबंधित करते हैं तो हमारे पास चॉइस जो होती है वो बहुत सारी होती है कि x का मान हम ये भी रख सकते हैं, इस अंतराल में रख सकते हैं, इस अंतराल में रख सकते हैं, इस अंतराल में रख सकते हैं, तो चॉइस बहुत सारी है। बट उसमें जो पहली वाली चॉइस है उसे हम प्राथमिक बोलेंगे, प्रायोरिटी देंगे, और उसको हम बोलेंगे मुख्य प्रांत, उसे क्या बोलेंगे, मुख्य प्रांत। सो गॉट माई पॉइंट बच्चों, सबको समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं साइन एक्स के ग्राफ की। तो साइन एक्स का ग्राफ आपकी स्क्रीन पे आपको दिया गया है, तो आपको पता है 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है, पाई पर 0 होता है, 3π/2 पे -1 होता है, और 2π पे 0 होता है। तो ये साइन एक्स का हमने ग्राफ बना रखा है। अब हमें प्रतिबंधित करना है, यानी अब ये वाला जो साइन एक्स है जो आपको मैं ये जो बता रखा है, मैं लिख सकता हूँ कि ये जो साइन एक्स है ये r से और कहाँ पर है, -1 से +1 में परिभाषित है। तो जब हमें ये दे रखा हो तो हम बोलेंगे कि अब इस वाले केस में साइन एक्स जो है वो बहुएकी तथा आच्छादक है, बहुएकी तथा आच्छादक है, ये लो। बट हमें तो एक ही आच्छादक बनाना है, तो एक आच्छादक बनाने के लिए हमें साइन एक्स को प्रतिबंधित करना है। तो प्रतिबंधित करने के लिए
हम साइन एक्स में जो मुख्य प्रांत है वो क्या रखेंगे, केवल -π/2 से +π/2, आर नहीं रखेंगे, अब ये रखेंगे। और ये रखने पे इसका जो मान आएगा वो -1 से +1 आएगा। तो अब जो सह प्रांत है वो भी हमें -1 से +1 रखना है, क्योंकि जब -1 से +1 रखेंगे हम सह प्रांत, तभी तो परिसर के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसका हम जानते हैं इसका परिसर -1 से +1 होता है। तो सह प्रांत परिसर के बराबर हो तो आच्छादक हो जाएगा। तो जब यदि ऐसा आपको दे रखा है तो हम बोलेंगे अब जो साइन एक्स है वो एकेकी तथा आच्छादक है। अब इसमें साइन एक्स एकेकी तथा क्या है, आच्छादक है। अब हम इसको उल्टा कर सकते हैं। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो साइन एक्स का उल्टा प्रतिलोम जो होगा उसे हम दिखाएंगे साइन इनवर्स एक्स से, और जो एक्स का पहले मान था, ठीक है, अब वो उसकी जगह y आ जाएगा, तो यहाँ -1 से +1 आ जाएगा, और जो x का मान था अब वो y हो जाएगा, तो -π/2 से +π/2। ठीक है, तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो ये ग्राफ दे रखा है, यदि मैं आपको इस ग्राफ को बना के बताऊँ, अरे जल्दी भाई साहब, ये लो, और हैंग हो रहा है तो ओ सर आ गया। ये लो बेटा, ठीक, कलर इसका चेंज कर देते हैं, कलर इसका वाइट कर देते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ हम रखेंगे -π/2 और यहाँ रखेंगे हम +π/2। तो -π/2 से +π/2 में ही रख रहे बस, इसके बाद खालिस्तान है, कुछ नहीं है, और इधर भी खालिस्तान है, कुछ नहीं है। ठीक है, -π/2 पे मान कितना आ रहा है साइन का, -1 आ रहा है, तो यहाँ पे है -1, और +π/2 पे जब मान रखेंगे तो साइन एक्स का मान कितना आएगा, +1 आएगा, ये आएगा +1, यहाँ पे साइन एक्स हो गया। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई है। तो यहाँ पे -π/2 पे -1 आ रहा है और ये आ रहा है, और जब हम इसे मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार मिल रहा होगा हमारे पास, ये लो, ये बन गया हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ। और इस वाले ग्राफ को हम देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि अब जो साइन एक्स है ये कैसा फलन कहलाएगा हमारे पास, ये बहुएकेकी फलन कहलाएगा। ओहो, डबल लाइन बन गई है, ये लो। ठीक है प्यारे बच्चों, और ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ। बट हमें किसका निकालना है, साइन इनवर्स एक्स का निकालना है। तो दो स्टेप याद कर लेना वो आप। स्टेप फर्स्ट, इसमें देखो, स्टेप फर्स्ट, यदि आपको स्टेप फर्स्ट क्या, कि यदि आपको एक एकेकी तथा आच्छादक फलन का ग्राफ दिया गया है, एकेकी तथा आच्छादक फलन का ग्राफ दिया गया है, तो हम उसके उसी ग्राफ से उसके प्रतिलोम फलन का ग्राफ बना सकते हैं। कैसे, स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ग्राफ है, ग्राफ को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में या वामाव्रत घुमाते हैं। तो ग्राफ को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, पहली स्टेप। स्टेप नंबर टू क्या करेंगे हम, फिर हम क्या करेंगे कि जो ग्राफ है, जो ग्राफ आएगा, ग्राफ को क्षैतिज दिशा में फ्लिप कर देंगे। क्षैतिज दिशा में क्या कर देंगे,
फ्लिप कर देंगे। ये लो बेटा, तो ये है हमारे पास क्या, दो स्टेप करनी है, तो हमारे पास इन्वर्स फलन का क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो साइन एक्स है, एक एक ही तथा आच्छादक। अब हमें इसका क्या निकालना है, इन्वर्स का ग्राफ निकालना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, देखते बन जाए तो अच्छी बात है। हाँ, अब इसको हमने कॉपी करा और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये लो, आजा रे आजा, ये लो। बोलो बेटा, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहती है, स्टेप नंबर फर्स्ट कहती है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घूमने का है इसमें रोटेशन, और रोटेट, ये लो भैया रोटेट, और रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे घुमाना है ना, तो लेफ्ट की तरफ घुमा देता है, तो ये लो 90 डिग्री। ओके सर, बात तो समझ में आ गई है। तो ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक, समझ आ गया बेटा। तो देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हमने, तो यहाँ पे साइन एक्स पहले यहाँ पे था, साइन एक्स देखो, सॉरी, हाँ साइन एक्स पहले यहाँ पे था ना, अब फ्लिप होके इधर आ गए 90 डिग्री, देखो ये आ गया। पहले x जो था वो यहाँ पे था, अब x यहाँ आ जाएगा, ये x आ गया। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे हम, अब इसे फ्लिप कर देंगे, कैसे, क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में इसे फ्लिप करते हैं, तो फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब कुछ डिजिटल बोर्ड का कुछ तो फ़ायदा ले अपन। हाँ सर, बिल्कुल लो सर, किसने मना करी है। तो अब हम स्टेप नंबर 2 के लिए इसे कॉपी करते हैं और फिर यहाँ हम इसे पेस्ट करते हैं। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा हम, अब इसे स्टेप नंबर 2 में इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, क्षैतिज दिशा में फ्लिप कर देंगे। तो ये ऐसे कैसे करके क्षैतिज दिशा में फ्लिप कर देंगे, तो फ्लिप का ऑप्शन, तो फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल हमने इसे फ्लिप कर दिया, तो ये आ गया। समझ में आ गया बच्चों। अब आप देखो कि जो हमारे पास साइन एक्स था, यानी साइन एक्स वाई का मान है। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया, क्या, देखो आप ये चीज़ देखो कि जैसे y बराबर हमारे पास है साइन एक्स, y बराबर क्या है हमारे पास, साइन एक्स है शुरू में, जो एक है कि तथा आच्छादक है। अब हमने क्या किया बेटा, हमें y की जगह x और x की जगह y लाना है, y की जगह x और x की जगह क्या लाना है, y। ठीक है, तो यानी जो साइन एक्स है, ये जो साइन एक्स है, इसे पूरे को हमें x बनाना है, और जो y है इसे पूरे को हमें साइन बनाना है। यही होगा ना। तो अब आप देखो ना, यहाँ पे जो हमारे पास साइन था वो किस में आ गया, क्षैतिज दिशा में आ गया, और जो हमारे पास x था वो कहाँ आ गया, y में आ गया। अरे बात समझ में आ गई ना बेटा। अब देखो x तो y में आ गया और y x में आ गया, तो ये तो कहते हैं हम, यदि हमारे पास कोई फलन एक है कि तथा आच्छादक है, तो x को y में और y को x में बदल दो, वही हमारा उसका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन कहलाएगा। तो हम y बराबर साइन एक्स का हम क्या करते हैं, साइन को ले जाते हैं प्रतिलोम करके, तो क्या लिख देंगे इसे, साइन इनवर्स y बराबर कितना आ जाएगा, x, ये आ जाएगा। तो अब जो x है, ये जो x है हमारे पास, x यही था, तो इस x की जगह अब हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स y लिख देंगे। और जो साइन x है, ये साइन x है, इस साइन x की जगह हमने क्या लिख दिया, y लिख दिया। तो हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, यहाँ तो आ जाएगा y और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स y, यही। और यहाँ y का मान क्या है, -π/2 से, सॉरी y का मान है -1 से +1। जिंदगी की यही -1 से +1, यही है। और जो साइन इनवर्स y है, यानी जो इसका परिसर जो जाएगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, +π/2 से -π/2। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार ये बन गया, ये बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स x का ग्राफ। अब चूंकि आप बोलते हो कि सर सामान्यतः हम फलनों में x का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है हमें, तो कोई बात नहीं, यहाँ चर राशि को बदल दो, y को x लिख दो यहाँ, तो यहाँ भी y को क्या लिखना पड़ेगा, x। मतलब जो y राशि है ना, y चर राशि,
इसको इसको मैंने एक्स लिख दिया बस। सर मैं टी लिख सकता हूँ, टी लिख दे, पी लिख दे, क्यू लिख दे, आर लिख दे, जो तेरे को अच्छा लगे वो लिख दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने x को y में, y को x में नहीं बदला। जब हम x को y में, y को x में बदलते हैं तो वो कहलाएगा प्रतिलोम, वो फलन ही चेंज हो जाएगा। बट जब मेरे पास कोई किसी फलन में y y है, सब जगह y y है, तो y की जगह आप कोई नई चर राशि भी ले रख सकते हो, h रख दो, काम वही करेगा, बस नाम ही तो चेंज हुआ है, काम चेंज नहीं हुआ है, नाम चेंज हुआ है। तो इसलिए हम ये कर देते हैं, ठीक है यार प्यारे बच्चों। तो ये हो गया साइनस वाई। इसी प्रकार से कोस, टेन, कोट, सेक और ये कोसेक, तो इनके ग्राफ हम कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप जो ये पूरा वीडियो है इसको अच्छे से देखना और कोशिश करना कि आप इसके नोट्स बना लो, ठीक है, ताकि आप जब हम कोसेक इनका पढ़ेंगे कोस इनवर्स का तो वो क्लियर। और कल एक लेक्चर और उसके बाद एक लेक्चर हो रहेगा, 3 लेक्चर में हम इस दूसरी प्रश्नावली को पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल से बने रहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। और जिन्होंने पहली एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है वो चैनल से पहली एक्सरसाइज भी पढ़ ले। चलो बाय बाय, अब हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं।